नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम लोग क्लास 10th का विषय विज्ञान का शीट नंबर 1 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बाबू, ध्यान दीजिए कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है तो वो है अवतल दर्पण। और दाढ़ी बनाने के लिए जो सामने दर्पण का उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध क्या है तो वो होता है F बराबर R/2। फोकस दूरी होती है जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है तो इसका आंसर होता है आवृत्ति। आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति नहीं चेंज होता है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबू कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण पहले देख लीजिए, बोल रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, जब अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी तो वह है फोकस। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कोई भी किरण फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बता दें कि 10th क्लास का डेली लाइव चलता है 7:15 शाम में और 9th क्लास का लाइव क्लास चलता है 6 बजे। तो आप लोग लाइव क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे चाहेंगे वो लाइव क्लास ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। वो कौन सा दर्पण होगा? क्वेश्चन बोल रहा है वो कौन सा दर्पण होगा जिसमें हम वस्तु को कहीं पर भी रखें तो उसके बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण होगा इसका आंसर। क्लियर है? सारे बच्चे को क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अभी हम लोगों ने ये पहले क्वेश्चन मिला था कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएं तो F बराबर R/2 यही था। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है वक्रता त्रिज्या यानी R दे दिया है 50 सेंटीमीटर। R दिया है 50 सेंटीमीटर। F पूछा है, F बराबर R/2 से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए F का मान नहीं दिया है तो F लिख लीजिए R 50/2 कटा दीजिए, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सारे बच्चे को सी होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी।
1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए बाबू, पहले तो यहाँ पर बोला है कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की जो भी क्षमता होगी वो क्या है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, तो कभी भी इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो 1 मीटर फोकस दूरी, तो क्षमता क्या होता है, यानी P बराबर 1/f, ये आता है मीटर में, तो 1 मीटर में ही दिया है। तो चलिए, तो P बराबर क्या हो गया, 1/1 मीटर, यानी 1, तो P बराबर कितना आ गया, 1। ये उत्तल दर्पण के है तो कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो 1D डी से हम लोग डायोप्टर से हम लोग सूचित करते हैं, तो 1D। आशा करता हूं कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, अभी क्या अभी हम बताए थे, उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है बाबू, उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है। चलिए 10 नंबर पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। कांच में प्रकाश का न्यूनतम होता है, पर कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होती है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होती है, तो किस में होता, निर्वात में अधिकतम होती है और कांच में न्यूनतम होती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बोल रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है बाबू, पहले तो हम बता दें कि यहाँ पर जो भी क्षमता आता है ये मीटर में आता है। ठीक है, 4D, जैसे ये P बराबर 1/ क्या होता है, F, ये होगा मीटर में, और हमसे क्या पूछता है, फोकस दूरी, यानी मीटर में, ये मीटर में पूछा है, और हम लोग का क्या आ जाएगा, 3 गुना कीजिए तो 1/p आ जाएगा। क्लियर है। F मीटर बराबर क्या आएगा, 1/p। F मीटर में कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/p, यानी p का वैल्यू कितना है, 4। अब इसका मान यदि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में सारा आंसर दे रहा है, हम लोग का आंसर आएगा कभी भी मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/4। सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। हम आशा करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्लियर है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग के सामने बोल रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, तो इसको उसी तरह से सेल F बराबर 1/1 मिनट, P बराबर 1/f, ये आता है मीटर में। ठीक है बाबू, तो P का मान पूछा है, तो 1/f ये मीटर में दिया है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा, तो सेंटीमीटर में कीजिएगा P बराबर 1/, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.5 आएगा। ठीक है, ये हम दशमलव हटा देंगे, ऊपर आ गया 10, हटा दीजिए, 5 दूनी 10, 2D, P बराबर कितना आ गया, 2D, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। 2D, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि -2D क्यों नहीं आया, तो हम उनको बता दें कि उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में उसकी क्षमता फोकसांतर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बाबू। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन था कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो उसमें तो हम लोग का आंसर कांच हुआ था। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर होगा निर्वात में। प्रकाश का वेग हमेशा निर्वात में सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं बाबू कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो इसका आंसर होगा श्वसन। 14 का क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन पूछ रहा है। ठीक है बाबू, तो दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो सी का उपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर बी होगा, 17 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें हमसे पूछा है कि दिए गए अभिक्रिया या जो रासायनिक समीकरण है जो दिया गया है इसमें से कौन संतुलित है? देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग का संतुलित है। ठीक है, ए ऑप्शन ए ही हम लोग का समीकरण संतुलित है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यानी ये दिया है Pb प्लस CuCl2 और यहाँ पर एरो दिया है PbCl2 प्लस Cu। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? फटाफट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन होगा। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है 19 नंबर का? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्याज, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो किस लवण के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये होगा CaSO4 1/2H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बाबू, इसका आंसर क्या हो गया? डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है इसमें दिया हुआ है। विरंजक चूर्ण का क्या होगा? CaOCl2। क्लियर है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा? CaOCl2। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? ये चित्र देखिए और इसमें से बताइए कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये चित्र ध्यान दीजिए आप लोग और इसमें देखिए कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसमें वियोजन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है बाबू, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। 24 नंबर क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ये अम्ल वाला एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है बाबू, चलिए आते हैं। 24 नंबर हो गया, 25 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? देखिए क्या बोल रहा है कि H+ के सांद्रता में वृद्धि या OH- की सांद्रता में वृद्धि या H+ OH- आयन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर हम लोग का
ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? क्लियर है बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? 26 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, AgBr एरो, Ag+Br। ये क्या है? प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, 27 नंबर कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा है वो अपने किस अंग से भोजन को ग्रहण करता है? तो देखिए बाबू, अमीबा अपने कूटपाद से वो भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, अमीबा अपने कूटपाद से भोजन को ग्रहण करता है। क्लियर है? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पाचन क्रिया में वसा का इम्लसीकरण कौन करता है? इम्लसीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लसीकरण कौन करता है? तो पीत द्वारा किया जाता है। पाचन क्रिया का इम्लसीकरण पीत। ठीक है, पीत होगा इसका आंसर। क्लियर है? 28 नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आम में। ठीक है, आम में क्या होता है? स्वपोषी पोषण होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर, 30 नंबर, यदि आप लोगों को पढ़ाई अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करना नहीं भूले। ठीक है बाबू? चलिए, और डेली 10th क्लास का 7:15 में लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग लाइव क्लास भी जुड़ना नहीं भूले। लाइव क्लास जुड़िए, वहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय जो है, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 4। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है 4। क्लियर है? चलिए आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को कहते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को कहते हैं। क्लियर है? चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन की क्रियात्मक इकाई क्या है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ब्रिक होगा। नहीं, क्या होगा? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होगा? त्रिकाणु होगा। ठीक है, त्रिकाणु आंसर होगा इसका। क्लियर है? 32 नंबर का क्या होगा? त्रिकाणु होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, बोला है कि ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपोहन कहते हैं। शरीर से बाहर रक्त निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए क्या होगा 33 का? बी, अपोहन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? युग्मक का बनना जनन की मूल घटना कहलाता है। ठीक है बाबू?
क्लियर है। जनन की मूल घटना क्या कहलाता है? युग्मक का बनना। चलिए 34 नंबर क्लियर है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिगर देखिएगा कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। देखिए ये एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें बोल रहा है किस प्रकार के जनन को दर्शाया गया है। बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन या रुद्र भवन। ये क्या हो गया इसका आंसर? बहुखंडन। बहुखंडन जनन को दर्शाया गया है इस चित्र में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। आगे बढ़े 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आइए 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसका आंसर होगा ए, टेस्टोस्टेरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। क्लियर है 37 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो 1.4 kW प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.4 किलोवाट मीटर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए 38 का। क्लियर है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या मीथेन? तो मीथेन होगा ऑप्शन नंबर डी। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन होगा आंसर, मीथेन है। क्लियर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो होगा 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आशा करता हूं कि सारे बच्चे को क्लियर समझ में आ गया होगा ऑल क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? यदि क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात कि डेली आप लोग का 10th क्लास का डेली 7:15 में लाइव क्लास चलता है। उस लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं जो बच्चे, तो वो जुड़ सकते हैं इसी चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।